पार्टी की यात्रा है पूरी तरह से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की इजाज़त लेके यात्रा की घोषणा की गई थी। माहौल तो पूरे देश का खराब कर रखा है, प्रदेश की तो क्या ही बात कर रहे हो आप। ये जो बड़े नेशनल हाईवे हैं उनसे एक बार नीचे उतर जाओ और आपको सारा हरियाणा का विकास जो है वो दिख जाएगा। बोला जी, कानून व्यवस्था की इतनी माड़ी स्थिति या तो 2004 से पहले थी या अब देखिए पिछले 2.5-3 साल से। तो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी, और हार जीत तो लोगों की वोट से होती है। लोगों ने वोट नहीं दे रखी तो हार रहे हैं। लेकिन मैंने कहा जी औपचारिक रूप से आपको रिक्वेस्ट तो कर जाऊं। बोले नहीं नहीं, आपकी तो हो रही टिकट, क्या जरूरत है मिलने की। मैंने ये था कि 37 MLA बहुत होते हैं, मतलब इतनी बड़ी सेंधमारी करना उसको मैं संभव नहीं मानता था। चल हुए हैं तो उसमें खरीद फरोख्त तो एक सबसे पहला हिस्सा है ही। बीजेपी के हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे अफसर ही हैवी है। दरवाजा खोलने की कोशिश करना, ये कोई डिप्टी CM जो रहा हो उसको तो शोभा नहीं देता कम से कम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, पिछले काफ़ी दिनों से लगातार कांग्रेस पार्टी नेता विजेंद्र सिंह अपनी सद्भाव यात्रा लेकर चले हुए हैं और उनकी यात्रा जो है वो अब अंतिम चरणों में पहुंची हुई है। लगातार यात्रा को जन समर्थन जरूर मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो उनसे दूरी बनाए हुए हैं। तमाम विषयों को लेकर हम उनसे बातचीत करेंगे। विजेंद्र जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके सभी दर्शकों को। मेरी यात्रा आपके अंतिम चरण में है जी, तो कैसी रही आपकी यात्रा अब तक? इसका जवाब मैं इसी चीज़ से दूंगा कि हम 83वीं विधानसभा में पहुंचे ही इसलिए हैं कि हमारी यात्रा को भरपूर समर्थन मिला है। नहीं तो जब मैंने शुरू की थी ये यात्रा, अपने साथियों के साथ जब मैं बैठता था तो मैं ये कहता था कि चाहे मेरे साथ 5 आदमी रही हो, लेकिन मैं झंडा लेकर निकलूँगा और पूरा करूँगा। वो एक जोश की बात है। लेकिन जैसे जैसे यात्रा में निकले तब ये समझ में आना शुरू हुआ कि जोश बने रहना का जो पैमाना है वो ये है कि लोग आपकी बात को सुने, लोग आपके साथ जुड़ें, आपके साथ चलें, तभी आप इतना लंबा सफ़र तय कर सकते हो। नहीं तो 15 दिन, 20 दिन, महीने में आप थक हार के बैठ जाते। लेकिन क्योंकि पहले दिन से और आज तक ये जो मेरे साथ यात्री जो चल रहे हैं कई महीने से, ये इसीलिए चल रहे हैं कि इनको भी लोगों का जो प्यार और स्नेह मिलता है उसी से इनके कदम उठ रहे हैं। नहीं तो यही धीरे धीरे करके एक करके छटने शुरू हो जाते तो मैं भी बैठ जाता कहीं ना कहीं। तो ये इस चीज़ का संकेत है कि, और एक ऐसे समय में जब कोई राजनीति नहीं हो रही। हरियाणा तो बहुत राजनीतिक प्रदेश है और शुरू में हमको बहुत साथियों ने कहा भी कि जी इस समय यात्रा निकाल रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका, इस समय कोई इलेक्शन नहीं, कोई बात नहीं और इतनी लंबी यात्रा। लेकिन अब हम बिल्कुल इस विश्वास के साथ कह सकते हैं कि समय भी ये ठीक था। और ये समय इसलिए ठीक था क्योंकि जिस संदेश को लेके हम चले हैं, इस संदेश को आप इलेक्शन से 6 महीने या साल पहले तो ले जा नहीं सकते। फिर तो कोई इस चीज़ को सुनता नहीं, क्योंकि उस समय तो सब यही देखते हैं कि वोट मांगने आ रहे हैं। तो अब कम से कम कोई ये नहीं कहता कि वोट मांगने आ रहे हैं इसलिए आंदोलन लग रहे हैं। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यात्रा को, या ये आपकी पर्सनल यात्रा है या पार्टी की यात्रा है? ये पार्टी की यात्रा है पूरी तरह से। मल्लिकार्जुन खड़गे जी और राहुल गांधी जी की इजाज़त लेके यात्रा की घोषणा की गई थी और उनके आशीर्वाद से ही शुरू की। तो और कांग्रेस के नेता वो क्यों शामिल नहीं हो रहे? क्यों लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भाई ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, उनकी पर्सनल यात्रा है? नहीं, बहुत कांग्रेस के लोग ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ नहीं भी कर रहे, कोई ऐसी बात नहीं है। भाई हमारी यात्रा है, कांग्रेस के झंडे तले है, कांग्रेस की विचारधारा लेके हम चल रहे हैं और जो उसमें शामिल हो रहे हैं उनका भी धन्यवाद और जो नहीं हुए उनका भी आभार। कुछ लोग सवाल ये उठा रहे थे कि आप सद्भावना यात्रा लेकर निकल रहे हैं कि प्रदेश का माहौल तो खराब नहीं है, फिर इस यात्रा की जरूरत क्या थी? ये किसने कहा प्रदेश का माहौल खराब नहीं है? माहौल तो पूरे देश का खराब कर रखा है, प्रदेश की तो क्या ही बात कर रहे हो आप। 2016 से लेके और आज तक निरंतर प्रयास इसी बात का है कि समाज में बैर पैदा करके रखो ताकि अपनी वोट आपकी डटी रहे एक जगह पे। यही प्रयास इनका निरंतर चल रहा है। और अभी आपने पिछले 3-4 महीने में देखा हो, इनके कुछ MLA और MP, वो MP तो नहीं रहा, उनको वही भड़काऊ भाषा दोबारा इस्तेमाल करने लग रहे थे। वो क्योंकि काम तो कुछ है नहीं दिखाने के लिए, तो घुमा फिरा के यही है कि समाज में वो पोलराइजेशन जो है वो उसी के ऊपर खेल खेलते रहो निरंतर। तो वो निरंतर एक प्रयास इनका रहता है और उस चीज़ को लोग भी समझ रहे हैं। तो
उसी का मुकाबला करना है। आपने कहा कि 83 विधानसभा में आप जा चुके हैं अब तक, तो माहौल क्या देखा आपने? मतलब किस हिसाब से माहौल? प्रदेश के अंदर जिस तरीके से सरकार दावा करे कि विकास हुआ है, क्या आपको विकास नजर आया? हाँ, विकास हमने बहुत देखा। विकास हरियाणा की सड़कों के नीचे दबा हुआ है सारा का सारा। वो जिस दिन उजागर हो जाएगा तो हम भी ताली बजा देंगे। दो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, लाडवा हल्का, मुख्यमंत्री का हल्का, और अब वो मुख्यमंत्री कितने 2.25 साल हो लिए। हाँ, तो अब ये भी नहीं कह सकते कि मैं तो अभी बना हूँ, नया नया काम होंगे। 2.25 साल हो चुके हैं। मार्च में बने थे शायद वो, 12 मार्च को। हाँ, मार्च 2024 में बने थे। तो लाडवा की जो हालत है विकास की, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बाकी प्रदेश में विकास के ऊपर कितनी तवज्जो दी जा रही है। आप ये जो बड़े नेशनल हाईवे हैं उनसे एक बार नीचे उतर जाओ और आपको सारा हरियाणा का विकास जो है वो दिख जाएगा। और विकास आप ना रोजगार दे रहे, ना रोजगार के साधन प्रदान करने लग रहे, ना बच्चों को रोजगार मिल जाए इस लायक बनाने लग रहे। आपका कृषि की ओर कोई ध्यान नहीं है। आप किसानों को जानबूझ के तंग करने की आप अलग अलग नई स्कीम ले आते हो। इस बार मंडियों में बिना बात में उनको दुखी करने का आपने पूरा सिलसिला चला रखा था। दलितों का आप शोषण करते हो। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे कहने के लिए आप जीरो टॉलरेंस शब्द आपने एक सीखा हुआ है, लेकिन जो उदासीनता है आपकी सरकार की कानून व्यवस्था के प्रति, वो तो पूरे प्रदेश में दिखती है। और मेरे को तो हैरानी हुई इस बात की, क्योंकि मेरे को ये चीज़ बाज़ारों में सुनने को मिली। इसका चर्चा इतना गांव देहात में नहीं होता जो बाज़ार में होता है। और बाज़ार का आमतौर पर मान्यता है कि वो बीजेपी के वोटर हैं। मैंने बल्कि सवाल यही किया, मैंने कहा यार तुम तो बीजेपी के वोटर रहे होगे, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? करते जी हम जो काम धंधे वाले लोग हैं, जो व्यापारी हैं या व्यवसायी है या जो दुकानदार है, कहता हमारे लिए पहली चीज़ ये है कि अपराध कम से कम होना चाहिए और कानून व्यवस्था मजबूत होनी चाहिए। और एक भाई ने ये कहा, दुकानदार था कुरुक्षेत्र का, न्यू बोला जी कानून व्यवस्था की इतनी माड़ी स्थिति या तो 2004 से पहले थी या अब देखिए पिछले 2.5-3 साल से। तो ये अनेकों चीज़ें हैं जो इस यात्रा में हमने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से देखी हैं। तो कोई भी मुद्दा आप उठा लो, सब पे यही हालत है। और लोगों में लेकिन ये ज़रूर था कि 24 के चुनाव के नतीजे के बाद एक मायूसी थी और एक तरह का एक वो नहीं होता, क्या भाव बोलते हैं उसको, ऐसा सब प्रतीत होता था जैसे कुछ नहीं हो सकता। तो इस यात्रा में कम से कम हमको थोड़ी सी वो झलक तो देखने को मिली है कि लोग निकलेंगे बाहर अगर आप कोशिश करेंगे। क्या आपको लगा कि आपने बीजेपी छोड़ के गलती की है, या आपको लगा कि ये फैसला मेरा ठीक था? मेरा फैसला राजनीति से या पद से प्रेरित नहीं था। मेरा फैसला सीधा सीधा इससे था कि बीजेपी जिस तरह की पार्टी है, जिस तरह की विचारधारा में वो विश्वास रखते हैं, अगर आदमी को लंबी राजनीति करनी है और अपने आप को रोज़ जवाब देना है, तो आप नकली पने का बोझ हमेशा अपनी छाती पर रख के नहीं सो सकते। तो इसलिए मैंने बहुत पहले मन बना लिया था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता लंबा। तो ठीक है, अब अपनी जगह है, मैं बिल्कुल खुश हूँ। और लोगों ने जो मेरे को ये मौका दिया है इस यात्रा में निकलने का, उसके बाद तो मेरे को बहुत ही खुशी है इस बात की कि मैं जहाँ हूँ वो बिल्कुल सही है। ये चीज़ को आप बीजेपी में थोड़ी कर सकते हो, इस तरह की यात्रा। आपकी सीट की बड़ी चर्चा होती है, जिस तरीके से आप कम मार्जिन से आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि वहाँ पर धांधली हुई है या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आपको हरवाया है? क्योंकि कई बार मंचों से सवाल उठे हैं कि वहाँ पर कई निर्दलीय थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर वो काम कर रहे थे। ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता जी। और हार जीत तो लोगों की वोट से होती है। लोगों ने वोट नहीं दे रखी तो हार रहे हैं, लेकिन हमारा कुछ बिंदुओं पे आपत्ति है, उसमें मैंने इलेक्शन पिटीशन डाली हुई है। और बाकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको यदि आप ना बोलो तो उनकी ध्वनि ज़्यादा होती है। तो उचाना में क्या हुआ या उचाना जैसी कुछ और कॉन्स्टिट्यूंसीज में क्या हुआ, उसके लिए बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो आप 4 साल के बच्चे से बाहर जाके पूछ लेना, वो बता देगा आपको, मेरे से बेहतर बता देगा। जो आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है उदय भान जी, उनके साथ क्या आपके संबंध ठीक थे या कुछ मनमुटाव था? मेरे क्या संबंध होने उनसे? मनमुटाव किस चीज़ का? मेरा कोई वास्ता ही नहीं पड़ा उनसे लंबा चौड़ा।
उनसे मैं मिलना कई बार चाहता था, पता नहीं क्यों कतरते थे मेरे से। वही तो वजह क्या थी, वो आपसे क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे? वो वजह तो वो बताएंगे। मैं तो बल्कि जब एमएलए की टिकट की बात थी, मैंने कहा जी औपचारिक रूप से आपको रिक्वेस्ट तो कर जाऊं। बोले नहीं आपकी तो हो रही टिकट, क्या जरूरत है मिलने की। मैंने कहा जी मिलने से क्या आपत्ति है। खैर यही चीजें हैं जिसका खामियाजा भुगता है। अगर सब सांस ले रहे होते ठीक ठाक तो पूरी तरह से लड़ाई लड़ लेते। अब कारण ढूंढते फिर रहे हैं कि ये चीज़ गलत हो गई, ये गलत हो गई, ये ठीक हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता। अरे पूरा प्रदेश है, इतना बड़ा कांग्रेस का संगठन है यहाँ पे। संगठन मतलब संगठन तो बनने नहीं दिया हुआ था, लेकिन कांग्रेस वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। और यदि बड़े मन से राजनीति की होती तो आज इस जगह ना खड़े होते जहां आज के दिन पार्टी हरियाणा में खड़ी है। अब प्रदेश अध्यक्ष भी बदल चुका है, जिला अध्यक्ष भी बन चुके हैं, संगठन भी खड़ा कर दिया, तो क्या आपको लगता है कि इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है? शुरुआत हुई है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहता हूँ, आदतें जो इतने लंबे समय में बन गई हों उनसे बाहर निकलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ना तो शुरू हो गया। क्या राहुल गांधी आपकी यात्रा में शामिल होंगे? मैंने उनको आमंत्रण दिया था उनको, जब मैं 12 मार्च को उनसे मिला था, और उन्होंने बिल्कुल ये कहा था कि मैं आपका जो आखिरी चरण है उसमें किसी दिन समय निकाल के आऊँगा, क्योंकि ये इलेक्शन चल रहे हैं 27 तारीख तक, तो मैं उनके दफ्तर से संपर्क में हूँ। सो जब तारीख और जगह निर्धारित हो जाएगी तब आपको बता देंगे। विजेंद्र जी, मैंने आपके पिछले कई इंटरव्यू सुने थे, आपने कहा था कि इस बार जो है सभी विधायक हम राज्यसभा में हमारे जो नेता हैं उनको वोट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो क्या अभी भी पार्टी के अंदर फूट बनी हुई है? नहीं, मैं बिल्कुल, जब तक ये चुनाव नहीं हुआ था राज्यसभा वाला, मैंने हर जगह यही कहा था, और उसके कहने का कारण था, मेरा कारण ये था कि 37 एमएलए बहुत होते हैं। मतलब इतनी बड़ी सेंधमारी करना उसको मैं संभव नहीं मानता था, लेकिन वो हुई। और मैं चीज़ कई बार कह चुका हूँ, शायद करमवीर बौद्ध जी को मेरा कहना बुरा लगता हो, वो अपनी किस्मत से पहुंचे हुए हैं राज्यसभा में। नहीं तो बीजेपी ने जो करना था वो तो कर दिया था पूरा। वो तो एक उनके एमएलए की वोट कट गई बीजेपी वाले की, नहीं तो हो गया था काम। और इसमें मेरा ये मानना है कि जब 1/4 के करीब आपकी पार्टी, लेजिस्लेटिव पार्टी, यदि पार्टी के दिशा के खिलाफ वोट कर रही है या कैंसिल करवा रही है जानबूझ के, या कैंसिल हुए हैं, तो उसमें खरीद फरोख्त तो एक सबसे पहला हिस्सा है ही, लेकिन उसके पीछे आपको और चीज भी देखनी पड़ेगी कि क्या इन लोगों को कांग्रेस में अब अपना भविष्य ठीक नहीं दिख रहा क्या, कि वो बिकने के लिए तैयार हुए हुए हैं। 1-2 की मैं मान लेता, लेकिन जहां पे 8 लोग गड़बड़ में आए हैं तब तो बहुत चिंता का विषय है। और तीसरी बात ये कि जिन्होंने क्रॉस वोट किया उस पर तो कार्रवाई होगी। मैं उम्मीद ये भी रखता हूं कि जवाबदेही भी फिक्स की जाएगी, कि जिनको जिम्मेवारी दी हुई है उनसे भी तो पूछ लो कि आप क्या कर रहे थे। आपको क्या दिखा नहीं कि 1/4 एमएलए आपके इधर उधर हुए हैं? तो जिनको जिम्मेदारी दी हुई है उनसे भी सवाल जवाब होना बहुत ज़रूरी है पार्टी के अंदर। वो पब्लिक में नहीं हो सकता, लेकिन पार्टी के अंदर उसके ऊपर विचार होना बहुत ज़रूरी है। आप नौकरी पर में भी रहे हैं और अब राजनीति कर रहे हैं, तो मज़ा किस में आया आपको, नौकरी में या राजनीति में? ना यार, यह यात्रा नौकरी में कहाँ थी। वहाँ तो अपना सुबह 9:30 बजे दफ्तर जाके बैठ जाओ, शाम तक फाइल पीटो, उसके बाद वापस आ जाओ, बीच में 6 मीटिंग अटेंड कर लो, चाय पी लो, और क्या। राजनीति तो इसमें तो खून उबाल पे रहता है हमेशा। क्या अब आप फुल टाइम राजनीतिक बन गए हैं, पूरी तरीके से दाव पे सीख चुके हैं राजनीति के? वो तो आप बताओगे। मैं तो जब एमपी था, मैं तो तब भी समझता था कि मैं राजनीतिक बन गया, लेकिन नहीं बना था। वो मेरे को अब लगता है कि मेरी तो एक नौकरी खत्म हुई थी और दूसरी शुरू हो गई थी। वो नौकरी की तरह चले थे वो मेरे 4.5 साल जो थे। अब सही मायने, और वो होता है, मेरे को लगता है कि सही मायने में राजनीति करना या सीखना तभी होता है जब आप पूरी तरह से विपक्ष में हो। सरकारी पक्ष में ना पोला पोला काम हो जाता है सारा। विपक्ष में जब हो तब आपको फिर संघर्ष भी करना पड़ता है,
अंदर भी करना पड़ता है, बाहर भी करना पड़ता है, अपने आप से भी करना पड़ता है। तब आपको अपने अंदर से जो आपकी शक्ति है वो भी ढूंढनी पड़ती है कि मेरे अंदर कुछ है भी या नहीं है। मैंने जब यात्रा शुरू करी, मेरे दिमाग में सबसे बड़ा खटका इस बात का होता था कि तूने कह तो दी, इतना चलेगा कैसे। जैसे मैं राहुल गांधी का इंटरव्यू सुनता था कि भारत जोड़ो यात्रा में जब उनको हफ्ता 10 दिन हुए थे तो उनकी बचपन की कोई घुटने की चोट थी, वो उभर गई। कहता लेकिन मैं 3-4 दिन उस दर्द में चलता रहा, और कहता वो गायब कब हुआ मेरे को पता भी नहीं लगा। तो मेरे भी ये था कि देर सवेर कहीं ना कहीं कोई गोडा मोडा कुछ तो तंग करना शुरू करेगा। लेकिन कृपा रही है सबकी, शुभकामनाएं थी मेरे ख्याल से बहुत लोगों की कि यात्रा बहुत ठीक ठाक निकल गई सारी। एक प्रदेश के अंदर एक कानून व्यवस्था और एक अफसरशाही को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं कि अफसर जो हैं कहीं ना कहीं सरकार पर हैवी हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है? बीजेपी के हर प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर पे अफसर ही हैवी है। जो नौकरशाही जिसको बोलते हैं वही देश चला रही है, वही प्रदेश चला रही है। सिर्फ 1-2 नेता हैं जो पूरे सिस्टम को चला रहे हैं, अन्यथा जो MPs MLAs हैं उनके पल्ले कुछ नहीं। एक जिस तरीके से विदेशों में लड़ाई चल रही है उसका प्रभाव भारत में देखने को मिल रहा है, तो क्या आपको लगता है कि भारत बड़ा नुकसान उठाएगा आगे चलकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? देखिए, ये चीज़ें तो वो हैं जिनसे लोगों की सीधी सीधी ज़िंदगी प्रभावित होनी है। ये वो लड़ाई है जिसकी क्षमता सीधा हमारा रसोई तक पहुंचने की है, और पहुंची भी हुई है, क्योंकि सारा तेल हमारा जो है, तेल और गैस 85 से 90% हम आयात करते हैं जिसलिए है। इसलिए आज के दिन हम किसी भी बड़ी मेज पे हमको जगह नहीं मिल रही। आपके पड़ोस में लड़ाई हो रही है, आपके पड़ोस में बगल में, ईरान दूर नहीं है, और आपको कोई पूछ ही नहीं रहा, आप किसी गिनती में ही नहीं हो। मैं उसको कल ही सुन रहा था, मैं नजम सेठी एक बहुत सीनियर पत्रकार है पाकिस्तान का, उसको राजदीप सरदेसाई इंटरव्यू कर रहा था। तो नजम सेठी कहता है कि ये भूमिका जो पाकिस्तान निभा रहा है आज के दिन, ये तो हिंदुस्तान को निभानी चाहिए थी वैसे तो, लेकिन हिंदुस्तान ने तो अपने आप को पता नहीं क्या मजबूरियां हैं जो अमेरिका और इजराइल के आगे इस तरह से लंबे लेटे हुए हैं। हमको तो समझ में नहीं आ रही कि ये कमज़ोरी जो है किस चीज़ की वजह से, और उसका पूरा खामियाजा देश भुगतने लग रहा है। ये तो लड़ाई की बात है, ये जो अमेरिका के साथ डील होने लग रही है, आप उसका असर देखना जब वो फाइनल हो जाएगी और जब वो खुलनी शुरू होगी हमारे। पहली बार 78 साल में हमारा कृषि का क्षेत्र जो है वो विदेशी कंपनियों के लिए खोला जाएगा। एक सवाल आपसे आखिरी सवाल करना चाहूँगा, जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला के साथ हुआ है, पुलिस ने किया है, तो क्या आपको लगता है कि डिप्टी CM जैसे पद पर रहने के बाद भी ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको भी ये बोध रहना चाहिए कि वो डिप्टी CM रहे हुए हैं। ये स्टूडेंट्स की तरह गाड़ी पर चढ़ के और उसका दरवाज़ा खोलने की कोशिश करना, ये कोई डिप्टी CM जो रहा हो उसको तो शोभा नहीं देता कम से कम। हाँ ठीक है, उनको 3 दिन की पब्लिसिटी मिल गई मुफ्त की, वो खुश रहेंगे उसमें। क्या पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? पुलिस वालों के खिलाफ नहीं, कार्रवाई आपको इंक्वायरी करनी चाहिए उसके तो सारे CCTV फुटेज है, आपको सब कुछ दिख जाएगा उसमें। और ध्यान से देखना दुष्यंत जी किस साइड से जाके उस DSP की गाड़ी पर चढ़े। तो चलिए, कहीं ना कहीं जो है विजेंद्र सिंह यात्रा लगातार चल रही है और अंतिम चरण में जो यात्रा वो पहुंची हुई है और उन्हें लोगों का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। विजेंद्र जी, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।